लास्ट टाइम हमने अल्केन्स खत्म कर दिया था, तो उसकी कुछ छोटी सी बातें ब्लैंक्स में हमसे ऐसी बातें पूछी जाती हैं। अब अल्केन केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से होमोलोगस सीरीज, पूरी होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी। तो हमने आपको हर एक के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शंस पढ़ाए, एक एग्जाम्पल दी या एक से ज़्यादा दी, लेकिन इस तरह की कि अब हम सबको लिख सकते हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज का तो हमने याद है लिखा था कि वो हर मेंबर की अलग होगी, अलबत्ता उसमें ग्रेजुअल वेरिएशन है। तो हम अल्केन में मीथेन और इथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज बुक ने लिखी हुई हैं, वो सिर्फ इस सेंस में ज़रा कोट कर रहा है कि उनसे कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज फॉर माय एमसीक्यूज। तो मीथेन is a colorless, odorless and non-poisonous gas. It is slightly soluble in water. स्लाइटली सॉल्युबल है 5%, और यानी कि 5 ml in 100 ml water, इसलिए इसको हमने कहा कि 5%। फिर इसके बाद its molecule is symmetrical and non-polar। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए उनका बॉन्ड नॉन पोलर होता है। सिमेट्रिकल इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहीड्रल, जो कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ये हम हाइब्रिडाइजेशन के जरिए पढ़ेंगे जब हम अल्केन अल्कीन अल्काइंस को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद तो इस बात की मज़ीद वजाहत हो जाएगी। और आखिरी है मीथेन is lighter than air, और जब हम इसे ठंडा करके लिक्विड बना दें, when liquefied, तो it is less denser than water। तो लिक्विड हालत में पानी से हल्का है और गैसियस हालत में एयर से हल्का है। दूसरा मेंबर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथेन, उसकी बात कर लें अगर, तो it is colorless gas, its boiling point is -89 degree centigrade, slightly soluble in water but readily soluble in ethanol। पानी में तो सॉल्युबिलिटी ना होने के बराबर है,
अलबत्ता इथेनॉल में बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। अब आखिरी चीज इसमें से मीथेन जो है उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस जरा है, तो उसके यूजेस हैं यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, जो हमारी सुई गैस है, यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, used in the preparation of methanol, carbon black polishes। तो ये छोटा सा स्टफ इसलिए मैंने बता दिया कि इग्नोर ना कर दें हम। सरप्राइज हो जाता है बाज़ औक़ात कि इसमें से हमें एमसीक्यूज कोई भी आ जाए। अब ऐसी बात है, ये फैक्चुअल नॉलेज टाइप की चीज़ें हैं, इन्हें बहरहाल मेमोराइज करना पड़ता है ताकि हम इस किस्म की चीज़ों से टैकल कर सकें। तो ये काम ख़त्म। अब हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स। अब जैसे कि आपको दिख रहा है, अल्केन के बाद अल्कीन्स, और अल्कीन्स में भी उसी तरह पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर रिएक्शंस। अल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे 5, अल्कीन्स के हैं 4, एक कम हो गया। चलो भाई, अच्छी बात है। अलबत्ता रिएक्शंस में अल्केन का अंदर हमने कंबस्शन मिला लें तो सिर्फ 2 रिएक्शंस पड़े, और वजह ये ठहरी कि अल्केन्स पैराफिन है, अल्कीन को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके तो रिएक्शन है और बहुत पेट भर के हैं। तो 10 रिएक्शंस पढ़ेंगे हम अल्कीन्स में। तो अब वो कितने डिफिकल्ट हैं या कितने आसान हैं, उनमें क्या सिस्टमैटिक हिसाब किताब है, ये सब जब पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल नंबर के लिहाज से देयर विल बी गुड नंबर ऑफ रिएक्शन इन अल्कीन। तो अभी तो फिलहाल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो पहला तरीका, दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो सबसे पहले तो यही समझें, अब तक तो मेरे ख्याल में आपको आदत हो चुकी होगी कि जब भी हम किसी रिएक्शन का तस्करा कर रहे हैं, चाहे वो प्रिपरेशन के लिए हो या रिएक्शंस का हो, उसकी हेडिंग में 2 चीजें होती हैं, एक उस प्रोसेस का नाम और एक वो प्रोसेस किस चीज के साथ हो रहा है। रिकॉल करें ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्टेंट का नाम था, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का नाम था। रिडक्शन ऑफ अल्कीन, अल्कीन केमिकल का नाम था, सब्सटेंस का नाम था, रिडक्शन रिएक्शन का, हर एक में यही होता है। तो अब क्या है, अल्कोहल्स है अब हमारा रिएक्टेंट जिससे हम अल्कीन बनाएंगे, और प्रोसेस है डिहाइड्रेशन। क्या होता है हाइड्रेशन? का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रा का मतलब वाटर। तो अगर मैं कहता हाइड्रेशन तो आप कहते हैं किसी चीज में पानी ऐड कर रहे हैं, मैंने कहा डिहाइड्रेशन उसका अपोजिट, तो किसी चीज में से वाटर रिमूव कर रहे हैं। किस में से?
अल्कोहल में से। तो ये है वो प्रोसेस जिसमें हम किसी अल्कोहल में से वाटर रिमूव करेंगे तो वो अल्कीन बन जाएगा। इस हेडिंग से ये पता चला। तो आइए तफसीलात में जाते हैं। जनरल इक्वेशन, दिस इज एन अल्कोहल। अल्कोहल की पहचान, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप उनका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इस अल्कोहल से वाटर रिमूव करना है, खुद तो नहीं हो जाएगा। इसके लिए कोई ऐसी चीज लेकर आएंगे जो अल्कोहल में से वाटर को अलग करे। वो सब्सटेंस जो किसी चीज में से वाटर को रिमूव करवाता है, उस सब्सटेंस को कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एरो पे लिखा है। जब हम कोई चीज एरो पे लिखते हैं तो नॉर्मली उसका मकसद ये बताना होता है कि ये रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हो रही, कंज्यूम नहीं हो रही। ये नहीं कह दीजिएगा कि कैटलिस्ट है, नो। एरो के ऊपर जो चीजें लिखी जाती हैं उनके मुख्तलिफ रोल होते हैं सिचुएशंस के हिसाब से। एक बहुत कॉमन था कैटलिस्ट, लेकिन आप ऑलरेडी वुड सिंथेसिस में देख चुके हैं, वहां हमने एरो पे एनहाइड्रस ईथर लिखा था तो आपसे कहा था ये सॉल्वेंट है। उन दो रिएक्टेंट्स का जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल का। तो चूंकि सॉल्वेंट भी रिएक्शन में तो कंज्यूम नहीं होता है ना, लेकिन इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए हमने उसे एरो पे लिखा। कैटलिस्ट भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देता है। इसी तरह डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता और उसका काम है कि वो रिएक्टेंट में से पानी को रिमूव कर दे। और चूंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी एक से ज्यादा है, देयर आर मेनी ऑप्शंस वी हैव, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ उसकी स्पेलिंग लिखी है, फॉर्मूला नहीं लिखा, क्योंकि जनरल इक्वेशन है ना। तो जब हम एग्जांपल्स बनाएंगे तो हम आपको ऑप्शंस बताएंगे कि आप कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम ये होगा कि वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा लेकिन वाटर रिमूव करेगा। कौन सा वाटर, कहाँ से आ गया अल्कोहल में वाटर? तो उसकी स्टोरी ये है कि आपने जिस तरह से ये अल्कोहल का फॉर्मूला लिखा है, आपको नजर आ रहा है कि जिस एक कार्बन के साथ OH लगा हुआ है और बराबर वाले कार्बन के साथ H लगा हुआ है, अगर ये दोनों रिमूव कर दिए जाए, H और OH अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये क्या बनेगा? वाटर। और अगर दो कंसेक्यूटिव कार्बन्स में से एक बॉन्ड तोड़ दिया जाए तो दोनों कार्बन्स की एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी और वो आपस में मिलकर बना लेंगे डबल बॉन्ड टू एडजस्ट दैट वैलेंसी। तो ये क्या बन गया? अल्कीन। ऐसे रिएक्शन जिसमें हम दो कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स में से कोई चीज रिमूव करके उनके बीच में डबल बॉन्ड पैदा करवा दें, इसलिए इस टाइप के रिएक्शंस को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। सो डिहाइड्रेशन इज अ काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। इसकी और भी ऑप्शंस, इसका मतलब है, हो सकते हैं, आगे देखते रहेंगे। तो ये हो गई बात, अल्कीन बनाने का हमने थीम बताया। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो करनी है आपसे। पहली बात यह है कि सर ये जो अल्कोहल आपने बनाया है, जो अल्कोहल का सिंबल बनाया है जनरल इक्वेशन में, ये क्या है? क्योंकि हमें तो जहां तक याद है नॉमेनक्लेचर के दौरान भी और इवन इन दी होमोलोगस सीरीज भी, अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला तो ऐसे होना चाहिए ना, ROH, कि किसी भी अल्केन के हाइड्रोजन को हमने OH से रिप्लेस कर दिया। तो बजाय ROH लिखने के आपने ये नए स्टाइल से लिखा है, और उस नए स्टाइल से आपको नजर आ रहा है कि हमने दो कार्बन शो किए हैं, एक हाइड्रोजन एक OH। तो इसका क्या मतलब? तो हमने कहा इसका मतलब ये है भाई कि अगर मैं ROH ऐसे करके लिखूं, दिस इज द जेन्युइन जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल। किसी ऐसे रिएक्शन में जहां मुझे ये कहना हो कि सारे अल्कोहल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं ये ROH वाला सिंबल यूज करूंगा। अगर मैं इस स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के अलावा कोई और चीज बना रहा हूं, जैसे कि मैंने अभी बना दी है, तो ये एक तरह से आपके लिए मैसेज है कि इस रिएक्शन में सारे अल्कोहल इन्वॉल्व नहीं है। हर अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से अल्कीन नहीं बनता। हमारी शर्त इस वक्त हमने जनरल इक्वेशन में मेंशन कर दी है। तो ये जो इस तरह से हमने लिखा है ना, तो हमने आपको क्या मेंशन किया है कि सिर्फ वो अल्कोहल
ये रिएक्शन कर सकते हैं जिनमें 2 कार्बन हो। नजर आ रहा है ना आपको, जो मैंने जनरल स्पेशल लिखी उसमें 2 कार्बन है, ये रहे। इसका मतलब एक कार्बन वाला मीथेनॉल ये रिएक्शन नहीं कर सकता। खुद कॉमन सेंस से सोचिए ना, एक कार्बन वाले मीथेनॉल से मैं कौन सा अल्कीन बनाऊंगा? अल्कीन तो एक कार्बन का होता ही नहीं है, अल्कीन तो होता ही 2 कार्बन से है शुरू। तो अब मीथेनॉल से कौन मीथीन बनेगा? वो तो कोई चीज नहीं होती। इसका मतलब है एक कार्बन वाला अल्कोहल इसलिए यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि एक कार्बन वाला कोई अल्कीन होता ही नहीं है। अल्कीन होते ही कम से कम 2 कार्बन वाले हैं। इसलिए हम ऐसा अल्कोहल लाएंगे जिसमें कम से कम 2 कार्बन हो, ज्यादा से ज्यादा जितने चाहे हो। ये पहली शर्त। और ये दूसरी शर्त ये है कि उसमें एक कार्बन के साथ OH लगा है अगर, तो उसके बराबर वाले कार्बन के साथ H जरूर लगा हुआ हो। क्योंकि हम जब वाटर एलिमिनेट करेंगे तो एक जाएगा OH और एक बराबर वाले कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन, तब दोनों मिलकर बनाएंगे पानी और इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। फर्ज कर लीजिए हम कोई ऐसा अल्कोहल बनाएं जिसमें OH जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उसके बराबर वाले कार्बन के साथ कुछ और अटैच है, हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर वो डिहाइड्रेशन नहीं कर सकता। इसका मतलब है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम हर वो अल्कोहल इस्तेमाल करेंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करे जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2 कार्बन, एक के साथ H लगा हुआ है और एक के साथ OH लगा हुआ है। सो हर वो अल्कोहल ये रिएक्शन करेगा जिसमें कम से कम 2 कार्बन हो, एक के साथ हाइड्रोजन हो और एक के साथ OH हो। ठीक हो गई बात? ये पहली बात हो गई। फिर जैसे मैंने कहा देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो हम एक एक करके भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जरा इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट को छेड़ते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल है इथेनॉल। अब मैंने जानबूझकर इस इथेनॉल को ऐसे बनाया है, हालांकि फर्स्ट कार्बन को मैं CH3 लिख सकता हूं, लेकिन मैंने उसे CH2 लिखकर एक हाइड्रोजन जो तीसरा है वो अलग से बॉन्ड करके साइड दिखाया है ताकि ये समझाने में आसानी रहे कि ये वाला हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर पानी बनाएगा और जब दोनों कार्बन से एक एक चीज रिमूव हो जाएगी तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दिस इज इथेनॉल। पहला ऑप्शन फॉर डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे मशहूर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तकरीबन 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें हीट करना होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड इस हीटिंग पर यहाँ से वाटर एलिमिनेट करेगा और पीछे बन जाएगा, जब वाटर अलग हो गया तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड विच इज ईथीन। इसी इथेनॉल को लेते हैं क्योंकि फिलहाल हम देखना चाहते हैं कि हमारे ऑप्शंस फॉर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो कीप द अल्कोहल सेम एंड टू सी के कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट ज्यादा बेहतर होगा। सेकेंड ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और अगर इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करें तो तकरीबन 350 से 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देनी पड़ती है, तकरीबन डबल। रिएक्शन वही होगा, वाटर अलग हो जाएगा और ईथीन मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है कि इथेनॉल से ईथीन बनाने के लिए आप यूज करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड का मिक्सचर एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हीट चाहिए होगी 250 एंड वी विल गेट दिस। तो 3 ऑप्शन जो किताब ने दिए हमने भी वही डिस्कस किए ताकि आपको बता सकें कि वेल दीज आर दी ऑप्शंस वी हैव फॉर द डिहाइड्रेशन। और अब बड़ा आसान है ये हिसाब लगाना कि इन तीनों में से कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको सूट करेगा। यानी अगर आपसे कहा जाए तीनों में
कौन सा आप समझते हैं ज़्यादा अच्छा है, तो आपकी चॉइस होगी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और रीज़न होगा कि उसके केस में हमें सबसे कम हीट करना पड़ रहा है। 170 पे वो रिएक्शन हो रहा है, बाकी सब में निस्बतन ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो इसलिए हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को पिक करते हैं। दूसरी वजह भी है इसकी, और वो ये है कि अवेलेबिलिटी के लिहाज से सल्फ्यूरिक एसिड इज़ कॉमन केमिकल। इससे अंदाज़ा लगाएँ कि हम में से हर एक ने जो थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स किए हैं अभी तक 9th में और फर्स्ट ईयर में, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड तो सबने यूज़ किया है। लेकिन एल्यूमीनियम ऑक्साइड या फास्फोरिक एसिड नहीं किया है। तो ये इतना कॉमन केमिकल नहीं है जितना सल्फ्यूरिक एसिड है। तो मिलता भी आसानी से है और निस्बतन कम हीट पे आपका रिएक्शन कर रहा है। तो इसलिए अब इसके बाद हम जितने भी रिएक्शंस करेंगे, अभी तो शुरू हुई है ना बात, अभी तो आपने सिर्फ इथेनॉल से ईथीन बनाया है, आप तो पूरे एल्कीन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे ना अभी। तो इसलिए अभी और भी एग्जांपल्स करनी है, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड ही को अब इसके बाद इस्तेमाल करेंगे। अब जो बातें बाकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की सिर्फ बतानी थी वो यहीं तक हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कुड आल्सो बी ए ऑप्शन, और मिक्सचर ऑफ फास्फोरिक एसिड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कुड बी एन ऑप्शन। लेकिन अब उनकी मजीद बात नहीं होगी, अब हम जो भी रिएक्शन करेंगे वो सल्फ्यूरिक एसिड के हिसाब से करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब चूंकि ये तय हो गया कि हम सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे, तो एक छोटा सा सवाल दिल में आता है, आखिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिएक्शन में पानी को रिमूव कैसे कर देते हैं? हर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का अपना अंदाज है, इसीलिए हमने तीन का तस्करा करने के बाद अब अपने आप को सल्फ्यूरिक एसिड पे फोकस कर दिया, ताकि हर एक की बात करके हमें मुश्किल ना हो। तो हम मुख्तसरन ये बताना चाहेंगे कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड किसी अल्कोहल से वाटर रिमूव करता है तो इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का रोल वाजे हो जाए कि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, वाटर रिमूव करता है और अपने आप को भी रिस्टोर कर लेता है, क्योंकि हमने आपसे कहा डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। रिएक्शन के शुरू में आपने जितना इस्तेमाल किया था, एंड में भी आपको उतना ही मिलता है। ठीक है ना? तो ये इक्वेशन बुनियादी तौर पर कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं है, शॉर्ट मैकेनिज्म है, जिसका मकसद सिर्फ ये बताना है कि आपको ये समझ आ जाए कि हाउ डिहाइड्रेटिंग एजेंट प्लेज इट्स रोल। दो स्टेप है। जैसे ही हम इथेनॉल को और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं, दैट्स द वे टू राइट देयर फर्स्ट इंटरेक्शन। नजर आ रहा है आपको कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इस सल्फ्यूरिक एसिड में को हमने HOSO3H करके लिख दिया है। तो इथेनॉल का OH और सल्फ्यूरिक एसिड का H मिलकर बनाते हैं पानी। लो जी, वाटर रिमूव हो गया। और क्या चीज बनी इन द फर्स्ट स्टेप? ये बना है, ये कहलाता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक हो गई बात। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड और इथेनॉल मिले, इन्होंने ये बना दिया। अब ये जो कंपाउंड है ना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये थर्मली अनस्टेबल है, यानी ज्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर हम इसे रूम टेम्परेचर पे रहने देते तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अब ये जो आपको याद है हमने हीट किया था 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये इसके लिए किया। तो जैसे ही हम इसे हीट करते हैं, ये क्या होता है कि इसके साथ जो हाइड्रोजन सल्फेट लगा हुआ है OSO3H, ये बराबर वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ मिलकर अपने आप को दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। ये चीज बन गई दोबारा से H2SO4, और इसकी वजह से दोनों कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड और वो बन गए अल्कीन।
या ईथीन। तो इस तरह अब आप देख सकते हैं किस तरह हमारे सल्फ्यूरिक एसिड ने पहले रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर अल्कोहल का OH रिमूव किया और फिर अपने आप को दोबारा रिस्टोर करने के लिए हाइड्रोजन रिमूव किया और इस तरह अल्कीन मिल गया और वाटर अलग हो गया। तो अगर हमसे कहा जाए कि आप मैकेनिज्म लिखिए फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, तब आप ऐसे दो इक्वेशंस लिखकर रोल वाजे करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं कहा गया रिएक्शन में, सिर्फ कहा गया इक्वेशन लिखिए, तो आपने वही एक स्टेप में कि इथेनॉल है, एरो के ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कीन बन गया, ऐसे लिखना है। ठीक है, वो अब हम करते हैं और एग्जाम्पल। तो ये अब देखा जाए तो मैंने कोई 5 इक्वेशंस लिख दी सिर्फ एक ही रिएक्शन के लिए। सिर्फ मैंने अभी तक बताया है कि इथेनॉल से ईथीन बनेगा। 3 अलग अलग डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करके एक ही इक्वेशन को 3 दफा लिखा, फिर उसी इक्वेशन के लिए छोटा सा मैकेनिज्म बना दिया। अब वक्त आ गया है कि हम आपसे कहें ओके सर आगे बढ़े, इथेनॉल के अलावा कोई और अल्कोहल लेते हैं ताकि कोई और अल्कीन बने। ठीक है ना? सो लेट्स हैव अ लुक। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ 2-butanol, a very important and interesting example। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए तो यही हो गई ना कि भाई हमें 2-butanol का सही स्ट्रक्चर बनाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बहरहाल मैं हूं अभी आपकी मदद करने के लिए। ये है जनाब 2-butanol। और हमें जब इसकी डिहाइड्रेशन की इक्वेशन लिखनी है तो मैकेनिज्म नहीं लिखना कि खामखा में 2 स्टेप बनाने बैठ जाएं। डायरेक्ट आप लिखेंगे एरो पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हम इसे हीट करेंगे। और याद रही जो 170 डिग्री सेंटीग्रेड था ये इथेनॉल के लिए था। हर अल्कोहल हीट जरूर होगा लेकिन कितने टेम्परेचर तक होगा वो सबका अलग अलग है, इसलिए उसकी हमें कोई टेंशन नहीं, हम सिर्फ ये डेल्टा का निशान लिखेंगे। अब ये 2-butanol को हीट करना है, बताइए कौन सा अल्कीन बनेगा? आप हैंड रेस करके मुझे बता सकते हैं। मैंने इसीलिए स्ट्रक्चर रेक्टेंगल का बना दिया। आप सिर्फ ये तय करना है कि जो प्रोडक्ट में एक बनेगा वाटर और साथ में बनेगा अल्कीन, तो अल्कीन कौन सा होगा? नाम बता दें बस। ओके, मुझे भी थोड़ी जल्दी है और मरियम फातिमा ने फौरन कहा मैं बता दूं। जी बेटा मरियम बताइए। सर ये 1-butanol। 1-butanol ये क्या चीज है? बुटीनॉल क्या होता है बेटा? अल्कीन बनेगा ना कोई? सनिया लतीफ बताइए बेटा बन रहा है। सॉरी, ब्यूटीन। कौन सा ब्यूटीन? 1-butyl। ऐसे बोलो ना, जवाब गलत देना है उसके बावजूद तुम लोग अजीब अजीब सी बातें की, क्या हो गया है? तो जनाब हमें जवाब ये बताया गया कि ये जी 1-butyl बनेगा। किसी को एतराज हो तो बता दे, फिर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं। ओहो बख्तावर को एतराज है भाई। जी बेटा। सर 2-butane बनेगा। ब्यूटेन? ब्यूटीन। अब तो नाम तो सही हो। तो भाई ये तो लड़ाई हो गई। लो भाई सेकेंड ईयर कायद वाले तो लड़ पड़े भाई। वो एक कह रहा है 1-butyl बनेगा, एक कह रहा है 2-butyl बनेगा, और मैं अब तो इनके दरमियान सुलह करा देता हूँ ना। ऐसे लड़ना अच्छी बात तो नहीं है। तो नाउ दिस आंसर इज वेरी आइडियल, जो मुझे दो तरफ से मिल गया, बड़ी खुशी हुई मुझे, अब मेरा इत्मीनान हो गया। देखिए वाकई ऐसा है, दिस कंफ्यूजन एग्जिस्ट।
बात सारी ये है कि जैसे ही हमने ब्यूटानॉल पे मैंने सामने स्ट्रक्चर लाया, आप में से हर एक जब देखेगा तो आप कहेंगे कि सर OH तो ये रहा। आपने कहा कि OH और उसके बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। प्रॉब्लम ये आ गई सर कि इथेनॉल में तो थे ही 2 कार्बन, एक के साथ OH लगा हुआ था, दूसरे से आपने हाइड्रोजन ले लिया। मगर इस 2 ब्यूटानॉल में तो OH के राइट साइड पर भी कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और लेफ्ट साइड पर भी कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये OH अपने लेफ्ट साइड वाला हाइड्रोजन लेगा या राइट साइड वाला हाइड्रोजन लेगा? क्योंकि अगर इस OH ने अपने लेफ्ट साइड वाला हाइड्रोजन लिया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, वो CH3 से CH2 हो जाएगा, और सेकंड कार्बन से OH जाएगा और डबल बॉन्ड कोने पर बनेगा, जिसका मतलब है ये 1 ब्यूटीन होगा, जैसे हमसे पहली बच्ची ने कहा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये OH अपने राइट साइड वाले हाइड्रोजन को रिमूव करे, उस सूरत में डबल बॉन्ड यहां बनेगा, और ये तो 2 ब्यूटीन है। तो अब आप बताइए क्या दोनों बनेंगे? क्या होगा यहाँ? क्योंकि ये तो 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। हमने कहा बिल्कुल, इसीलिए तो ये रिएक्शन करवाया है आपको कि देयर एग्जिस्ट 2 पॉसिबिलिटीज। जब हम हायर अल्कीन में जाते हैं, इवन प्रोपीन में भी ये प्रॉब्लम नहीं था, प्रोपेनॉल में भी नहीं था, ये ब्यूटेन ब्यूटानॉल से शुरू होता है कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। OH ग्रुप अगर सेकंड कार्बन पर हो तो वो अपने राइट साइड वाले से भी हाइड्रोजन ले सकता है, वो अपने लेफ्ट साइड वाले से भी हाइड्रोजन ले सकता है, और इस सूरत में 2 अलग अलग अल्कीन्स बनेंगे। अब सोचना ये है कि प्रैक्टिकली क्या होता है, क्या दोनों बनते हैं और हमें दोनों लिखने हैं, या कोई और बात है? ते तो दोनों हैं, लेकिन इस तरह के 1 ब्यूटीन सिर्फ 20% बनता है, और इसलिए उसे माइनर कहा जाता है, माइनर प्रोडक्ट। और 2 ब्यूटीन 80% बनता है और उसे मेजर प्रोडक्ट कहा जाता है। और कहा यह जाता है कि जब आपसे हम ये रिएक्शन पूछें तो यू आर सपोज टू राइट ओनली दी मेजर प्रोडक्ट, आपको माइनर बताने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है अब अगली दफा कभी आप ये इक्वेशन आपसे पूछी जाए और आप इसे लिखें, तो आप सिर्फ मेजर प्रोडक्ट यानी 2 ब्यूटीन मेंशन करेंगे, और आप कहेंगे 2 ब्यूटानॉल की रिहाइड्रेशन से 2 ब्यूटीन बना। सवाल ये पैदा हुआ कि ये बात कि कौन मेजर होगा और कौन माइनर, क्या हमें याद करना पड़ेगा? अगर याद करना पड़ेगा तो 2 ब्यूटानॉल के लिए तो याद हो गया, लेकिन बाकियों के लिए क्या होगा फिर? क्योंकि ये तो और भी बहुत सारे अल्कोहल ऐसे हो सकते हैं जहां 2-2 पॉसिबिलिटीज हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन मेजर प्रोडक्ट है और कौन माइनर? तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है। उस रूल को फॉलो करके हम ये बताएंगे कि जब कभी आप किसी ऐसे अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करें जिसमें 2 अलग-अलग प्रोडक्ट बन सकते हों, 2 अलग-अलग अल्कीन बन सकते हों, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अल्कीन मेजर होगा और कौन सा अल्कीन माइनर होगा? ये रूल कहलाता सेट ज़ेफ्स रूल। जैसे मैंने आपसे कहा शुरू में कि ये रिएक्शन जो है डिहाइड्रेशन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन की टाइप से बिलोंग करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें आप 2 कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स में से कुछ रिमूव करके उनके बीच में डबल बॉन्ड लगवाएं, तो वो एलिमिनेशन कहलाते हैं। तो इनकी और भी एग्जांपल्स हैं, उन सब पर सेट रूल अप्लाई होगा। तो ये तो अभी पहला है, तो हम कहेंगे इन एलिमिनेशन reactions hydrogen is always removed from carbon which contain less number of hydrogen atoms. एलिमिनेशन रिएक्शंस में आप हमेशा हाइड्रोजन को उस कार्बन से रिमूव करेंगे जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है। ये है रूल। तो अब अगर इस रूल के तहत आप देखें तो हमारी ऊपर वाली एग्जांपल में 2 ब्यूटानॉल में
जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उसके लेफ्ट और राइट पर जो 2 कार्बन है उनमें कंपटीशन है, और उस कंपटीशन में आपको क्या देखना है कि जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उससे रिमूव किया जाएगा। तो मैंने रेड से टिक कर दिया। लेफ्ट साइड पर जो हाइड्रोजन है OH के, उसके साथ तो लेफ्ट साइड पे जो कार्बन है उधर तो 3 हाइड्रोजन है, और राइट पर जो कार्बन है उसमें 2 हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल राइट साइड वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अब जब आप राइट साइड वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो खुद ब खुद 2 ब्यूटीन बनेगा, विच इज द मेजर प्रोडक्ट। तो अब ऐसी ही और एग्जाम्पल करेंगे तभी तो बात समझ में आएगी। और हम हमेशा याद रहे, सेट जेफ रूल सिर्फ वहीं अप्लाई होगा जहां ऐसी सिचुएशन हो कि OH ग्रुप के राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, और ऐसी सूरत में 2 अलग अलग अल्कीन मिल रहे हो। अगर एक ही अल्कीन मिल रहा हो तो भी कोई झगड़ा नहीं, अगर उसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हाइड्रोजन है ही नहीं तो भी कोई झगड़ा नहीं। तो झगड़ा तब है जब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हो, वहां फैसला कीजिएगा कि हमें उस प्रोडक्ट को लिखना है जो मेजर है, और मेजर वाला इस रूल के जरिए मालूम होगा। तो लेट मी राइट another example, dehydration of 2-methyl 3-pentanol। ये है अब हमारे एग्जाम्पल। और फिर आपको एहसास होगा बड़ी शिद्दत से कितना ज़रूरी है कि आप इस कंपाउंड का सही स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। कितनी अहमियत हो गई अब इस बात की कि किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, अगर आपने स्ट्रक्चर बनाते हुए इसमें गलती कर दी तो सब गलत पलत हो जाएगा। तो 2-methyl 3-pentanol कैसे बनेगा? ये है 2-methyl 3-pentanol। अब रूल इस्तेमाल करें, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हीट। माया लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट वही प्रोडक्ट लिखेंगे जो मेजर प्रोडक्ट है। तो मुकाबला किस किस के दरमियान है? ये OH वाला कार्बन तो अपना OH देगा ही देगा। मुकाबला है इसके राइट साइड पर मौजूद CH2 और लेफ्ट साइड पर मौजूद CH के दरमियान। किससे हाइड्रोजन लेना है? जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो किसके पास कम हाइड्रोजन है? जो अब की दफा लेफ्ट पर मौजूद है उसके पास कम हाइड्रोजन है। इसका मतलब है इन दोनों से मामला बनेगा। ठीक हो गई बात? तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन सेकंड कार्बन से गया, OH थर्ड कार्बन से गया, और बाकी किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वाटर रिमूव हुआ और ये कंपाउंड कहलाया 2-methyl 2-pentene। अब चूंकि ये रूल हर एलिमिनेशन रिएक्शन पर अप्लाई होता है और हमारी अगली प्रिपरेशन भी एलिमिनेशन ही है, और किताब वालों ने उस वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर उसकी एग्जाम्पल भी बहुत सारी डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल सेट्स ऑफ रूल से की, बाकी उसमें करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अभी बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो ये आज पूरी क्लास में हमने फिर देखा जाए तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस तो लिखे, एक रिएक्शन किया, इसलिए कि उस रिएक्शन में आपने देख लिया कितनी खास बात आ रही है। तो एग्जाम्पल्स भी अच्छी खासी की ताकि बात समझाई जा सके। और अभी इस रूल की प्रैक्टिस की जरूरत है, सेट ऑफ रूल की, जो हम इसके सेकेंड मेथड में करेंगे। बेसिकली उसमें भी यही रूल अप्लाई होगा तो उससे और अच्छा